मैं चालू करें रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी पावर्ड बाय माँ गायत्री साइंस क्लासेस, लोकनाथपुर, मंसूर चक रोड, दलसिंहसराय। तो स्टूडेंट्स, इस कोरोना काल में स्टूडेंट्स को जो समस्या आया है उसको देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास का भी व्यवस्था किए। पिछले साल भी आपको याद होगा इसी तरह के परिस्थिति में हम लोग ऑनलाइन क्लास दिए थे और वही परिस्थिति इस बार भी है। तो स्टूडेंट का पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था इस बार भी किए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का शुरू किए थे, पृष्ठ रसायन, उसका 1-2 क्लास और बचा हुआ है। वो हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो उस पृष्ठ रसायन चैप्टर में उत्प्रेरक के बारे में पढ़ रहे थे। उत्प्रेरक में भी एक टॉपिक था एंजाइम उत्प्रेरण का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग लिख रहे थे। उसमें एक उदाहरण आपको बताए थे कि केन शुगर का प्रतिपन। पहला उदाहरण आपको यही दिए थे, केन शुगर का प्रतिपन। केन शुगर का प्रतिपन एंजाइम उत्प्रेरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। फिर और भी बहुत सारा उदाहरण बताए थे कि इन्वर्टेज, उसमें एंजाइम था, उसके बाद जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को हम लोग इथेनॉल में बदले थे। तीसरा उदाहरण आपको दिए थे कि माल्टेज एक एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है। यह भी एंजाइम उत्प्रेरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। एक उदाहरण दिए थे कि यूरिएज एक एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में यूरिया का अपघटन होता है। अपघटन का मतलब भी बताए थे कि यूरिया टूट जाता है। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का अपघटन, ये भी एंजाइम उत्प्रेरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। तो शायद हम लोग हेडिंग दिए थे, अभिक्रिया नहीं लिखे थे। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। 1-2 उदाहरण और बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक इसी चैप्टर में शुरू करेंगे। 2 या 3 क्लास और इसमें लगेगा, ये पृष्ठ रसायन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। कोई नए स्टूडेंट भी चाहें तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर नया चैप्टर 0 से जहाँ से शुरू होगा वहाँ से सब कुछ वो भी समझ सकते हैं। और वैसे भी पृष्ठ रसायन चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर माना जाता है, तो इसमें आप जहाँ से चाहें वहाँ से समझ सकते हैं। तो एक उदाहरण हम लोग लिखे थे, हेडिंग दिए थे केवल अभिक्रिया हमको लिखना। कितना नंबर उदाहरण था? 4 नंबर। 4 नंबर उदाहरण में हेडिंग दिए थे कि यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का अपघटन। शायद आप लोग जानते होंगे यूरिया का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और इसी कार्बन से NH2 2 ठो जुड़ा हुआ रहता है। ये यूरिया है। इस यूरिया को जल से अभिक्रिया करवाया जाता है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में। यूरिया टूट जाता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं कि यूरिया का अपघटन हो रहा है यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, ये एंजाइम उत्प्रेरण का एक उदाहरण माना जाता है। तो हेडिंग दिए थे, केवल इसमें एक अभिक्रिया आप लोगों को दिखाना। फिर हम लोग 5वां उदाहरण लिखेंगे कि एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। जानते होंगे आप लोग
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। तो वहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंजाइम की तरह काम करता है। तो दूध का दही में बदलना भी एंजाइम उत्प्रेरण का एक उदाहरण माना जाता है। तो लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में दूध का दही में परिवर्तन। लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में दूध का दही में परिवर्तन, यह भी एंजाइम उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दूध को लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दही में बदल देता है। तो ये सब कुछ उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण होता है। एक दो जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आपको याद रखना होगा, हो सकता है परीक्षा में पूछे। तो 3 उदाहरण हम लोग लिखे थे, ये 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग नोट कीजिए। एंजाइम उत्प्रेरण का 5 महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग लिखे, और एकदम ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें पहला क्लास भी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो भी ये नहीं कह सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरेटिकल है। आप जहाँ से पढ़िएगा वहीं से ये सब चैप्टर समझ में आता है। थोड़ा तेजी में लिखिएगा। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का अपघटन और लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में दूध का दही में परिवर्तन। फिर इसमें एक अगला टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण का महत्वपूर्ण लक्षण। तो इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंजाइम उत्प्रेरण का कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि एंजाइम जो होता है वो विशिष्ट प्रकृति का होता है। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति का होता है, ये कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। एक ही एंजाइम बहुत सारे अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, तो एंजाइम विशिष्ट प्रकृति का होता है। फिर हम लोग दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण देखेंगे कि एंजाइम जो है हाईली एफिशिएंट होता है, अति दक्ष होता है। एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम अति दक्ष होता है। अति दक्ष कहने का मतलब उसका क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में लगभग 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। आप सोच सकते हैं कि एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में लगभग 1 मिलियन अभिकारक को उत्पाद में बदलने का क्षमता रखता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एंजाइम का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंजाइम अति दक्ष होता है। इंग्लिश में इसी के लिए एक टर्म है हाईली एफिशिएंट। एंजाइम का क्षमता जो है वो बहुत अधिक होता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण अभिलक्षण हम लोग देखेंगे कि इसके अधिकतम सक्रियता के लिए एक निश्चित ताप का होना जरूरी है। एक निश्चित ताप पर एंजाइम सबसे ज़्यादा कार्य करता है, तो उस ताप को कहा जाता है इष्टतम ताप। इष्टतम ताप का मतलब हुआ वैसा ताप जहाँ पर मतलब जिस ताप पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है। तो इष्टतम ताप इसका एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण हम लोग लिखेंगे। फिर इसी में तीसरा देखेंगे कि
इसके सक्रियता को अधिकतम होने के लिए इसको एक इष्टतम पीएच की आवश्यकता होती है। पीएच आप लोग पढ़े होंगे शायद कि अम्ल जो होता है उसका पीएच 7 से कम होता है, क्षार का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, और कोई विलयन मान लीजिए उदासीन है तो उसका पीएच 7 के बराबर होता है। तो इष्टतम पीएच भी एंजाइम सक्रियता को अधिकतम होने के लिए ज़रूरी होता है। इष्टतम पीएच का परास 5 से 7 के बीच में माना जाता है। मतलब एंजाइम को सबसे अधिक सक्रिय अगर होना है तो उसके लिए एक निश्चित पीएच है, वो पीएच है 5 से 7 के बीच। 5 से 7 के बीच अगर पीएच है तो एंजाइम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। और चौथा हम लोग इसी में महत्वपूर्ण अभिलक्षण देखेंगे कि अस्मंदक और विष का प्रभाव। अस्मंदक एक पदार्थ का नाम है और विष, इस दोनों का प्रभाव भी एंजाइम पर पड़ता है। अस्मंदक का परिभाषा दिया जाता है कि वैसा पदार्थ जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर को रोक दे। एंजाइम द्वारा जो उत्प्रेरित अभिक्रिया है वो रुक जाए, जिसकी उपस्थिति में उसको अस्मंदक कहा जाता है। और विष का परिभाषा हम लोग पहले भी लिखे हैं, एक बार और सुन लीजिए कि वैसा पदार्थ जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर को कम कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विष। विषकारक वगैरह सब हम लोग लिखे थे। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण है इसका, हम लिखाते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। पहले एक हेडिंग दीजिए उसी के नीचे, जहाँ तक लिखे हैं उसके नीचे पहले एक हेडिंग देना है कि एंजाइम उत्प्रेरण का महत्वपूर्ण अभिलक्षण। 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 नीचे 1 नंबर में लिखिए विशिष्ट प्रकृति। विशिष्ट प्रकृति। विशिष्ट प्रकृति, उसके नीचे एरो देख के नोट कीजिए, उसी के बारे में लिखा रहे हैं। विशिष्ट प्रकृति का क्या मतलब? लिखिए तो एंजाइम उत्प्रेरण में, एंजाइम उत्प्रेरण में, एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम विशिष्ट प्रकृति का होता है। एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम विशिष्ट प्रकृति का होता है। एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम विशिष्ट प्रकृति का होता है। विशिष्ट प्रकृति का होता है अर्थात अलग अलग अभिक्रिया के लिए, अर्थात अलग अलग अभिक्रिया के लिए, अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। अलग अलग एंजाइम होता है। अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। 2 नंबर में लिखिए अति दक्ष। अति दक्ष। अति दक्ष, इसमें नीचे एरो देख के लिखे। एंजाइम उत्प्रेरण में, एंजाइम उत्प्रेरण में, एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम अति दक्ष होता है।
एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम अति दक्ष होता है, अति दक्ष होता है, अर्थात एंजाइम का एक अणु एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में लगभग 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। कठो अभिलक्षण हो 2। तीसरा अभिलक्षण हम लोग अभी चर्चा किए थे कि इसके अधिकतम सक्रियता के लिए एक निश्चित ताप का होना जरूरी है, जिस ताप को इष्टतम ताप कहा जाता है। इष्टतम ताप अगर सुनिएगा तो आप समझिएगा ये एक वैसा ताप है जिस पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है। तो 3 नंबर में लिख लीजिए, इष्टतम ताप, इष्टतम ताप, इष्टतम ताप, इष्टतम ताप। इसमें नीचे एरो दे के लिखे। एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित ताप पर एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित ताप पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, जिसे इष्टतम ताप कहा जाता है, जिसे इष्टतम ताप कहा जाता है, जिसे इष्टतम ताप कहा जाता है, इष्टतम ताप कहा जाता है। 3 महत्वपूर्ण अभिलक्षण हम लोग लिखे। चौथा इसी प्रकार का है कि इष्टतम पीएच, एक निश्चित पीएच पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है और उस इष्टतम पीएच का रेंज माना जाता है 5 से 7। 5 से 7 के बीच अगर पीएच है तो एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो 4 नंबर में एक हेडिंग पहले दे दीजिए, इष्टतम पीएच, इष्टतम पीएच, इष्टतम पीएच। इसमें नीचे एरो देख के नोट कर लीजिए। एक निश्चित पीएच, एक निश्चित पीएच, एक निश्चित पीएच पर एंजाइम, एक निश्चित पीएच पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है। एक निश्चित पीएच पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है। सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिसे इष्टतम पीएच कहा जाता है, जिसे इष्टतम पीएच कहा जाता है। जिसे इष्टतम पीएच कहा जाता है। पूर्ण विराम उसी में लिखिए, इष्टतम पीएच का परास, इष्टतम पीएच का परास। परास जानते हैं?
इंग्लिश में रेंज होता है, मतलब कितना से कितना के बीच में रहता है वो। इष्टतम पीएच का परास 5 से 7 के बीच होता है। इष्टतम पीएच का परास 5 से 7 के बीच में होता है। 5 से 7 के बीच होता है। इष्टतम पीएच का परास 5 से 7 के बीच होता है। याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम के अधिकतम सक्रियता के लिए इष्टतम पीएच का परास क्या होता है। एक विकल्प में देगा 5 से 7 के बीच, वही आंसर हो जाएगा। 5 से 7 के बीच अगर पीएच है तो एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है, मतलब उसका कार्य क्षमता उस पीएच पर सबसे ज़्यादा होता है। अगर उस इष्टतम पीएच से पीएच बढ़ा दीजिएगा या चाहे घटा दीजिएगा तो तब एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। घट जाएगी। जैसे आप पीएच 8 कर दीजिए तो 7 से ज़्यादा हो गया, या चाहे आप पीएच 3 कर दीजिए तो 5 से कम हो गया। तो अगर आप इष्टतम पीएच से पीएच को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो एंजाइम की सक्रियता निश्चित रूप से घट जाएगी। इष्टतम पीएच पर अधिकतम सक्रियता को दर्शाता है। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट है कि अस्मंदक और विष का क्या प्रभाव पड़ता है एंजाइम पर। तो नाम से मालूम है, अस्मंदक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर को कम करता है। अस्मंदक का मतलब ही हुआ कम करने वाला, और विष ये एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया को रोक देता है, मतलब दर कम नहीं करता, होने ही नहीं देता है। विष की उपस्थिति में एंजाइम द्वारा जो अभिक्रिया हो रहा है वो रुक जाता है, लेकिन अस्मंदक अगर उसमें मिला देते हैं आप तो वो सिर्फ अभिक्रिया के दर को कम करता है, पूरी तरह रोकता नहीं है। तो 4 ठो लिखे हैं 5 नंबर में, एक हेडिंग दे दीजिए, अस्मंदक तथा विष का प्रभाव। 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 ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटता है। 1-2 बार पढ़ के समझ के इसको छोड़ दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो क्वेश्चन बनेगा। ये सब बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है। एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, सब टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसमें नीचे एरो देके लिख लीजिए, वह पदार्थ जो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर को कम कर देता है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर को कम कर देता है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के दर को कम कर देता है, कमा अस्मंदक कहलाता है। अस्मंदक कहलाता है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, अस्मंदक कहलाता है। अस्मंदक कहलाता है। और यदि कोई पदार्थ एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया को रोक देता है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया को रोक देता है तो इसे विष कहा जाता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि अस्मंदक की उपस्थिति में एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का दर कम होता है
लेकिन विष की उपस्थिति में एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का मतलब वो अभिक्रिया रुक जाता है। दर कम या ज़्यादा नहीं होगा, रुक ही जाएगा, नहीं। तो ये सब एंजाइम उत्प्रेरण का महत्वपूर्ण अभिलक्षण था जो हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद इसी चैप्टर में एक टॉपिक है कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि, मतलब एंजाइम जो उत्प्रेरित करता है अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, ये कैसे होता है, मतलब इसका एक टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि। तो फिर ये भी उसी टाइप से है, एक बार हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिखाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि को 2 पदों में समझा जा सकता है, मतलब इसके लिए 2 स्टेप है, 2 पद है। पहला पद है, उसका नाम है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। संकुल का इंग्लिश होता है कॉम्प्लेक्स। अगर 2 चीज़ मान लीजिए मिल जाता है तो उसके लिए हिंदी में एक शब्द है संकुल, या उसी के लिए इंग्लिश में एक शब्द है कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है प्रथम पद में, और द्वितीय पद में आपको बताएंगे कि एंजाइम क्रियाधार संकुल जो प्रथम पद में बना है वो विघटित हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, और टूटने के बाद उत्पाद अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है। एंजाइम हूबहू एकदम उत्प्रेरक का काम करता है, अपने में बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के दर को बदल देता है। तो एंजाइम भी एक प्रकार का उत्प्रेरक ही है, परिभाषा भी लिखाए थे एंजाइम का, ये भी उत्प्रेरक ही होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जिस अभिक्रिया को ये उत्प्रेरित कर रहा है उसका दर ये घटा बढ़ा सकता है। पहला पद बोले हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि में पहला पद का नाम है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, पहला पद। अब देखिए इस एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण में क्या होता है, नाम से मालूम है। सबसे पहले एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर क्रियाधार आकर संचित होता है। कैपिटल ई का मतलब एंजाइम यहाँ, और एस पूरा नाम होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का हिंदी होता है क्रियाधार। बताएंगे आपको कि क्रियाधार कोई नया चीज़ नहीं है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में अभिकारक को ही क्रियाधार कहा जाता है। अभिकारक तो जानते थे ना पहले से, नहीं बोल रहे। अभिकारक अभिक्रिया के चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड वाले को अभिकारक और राइट हैंड साइड वाले को उत्पाद कहा जाता है, नहीं। तो ये क्रियाधार कोई नया चीज़ नहीं है, अभिकारक को ही यहाँ क्रियाधार कहा गया है, लिखा भी देंगे आपको। सबसे पहले ये जो क्रियाधार है ये एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर संचित होता है। तो जब ये संचित होगा तो एंजाइम क्रियाधार संकुल बनेगा। देखिए हम ऐसे इसको दिखा रहे हैं, एंजाइम और क्रियाधार के बीच में हम ये आबंध दिखाए हैं, मतलब आप समझिएगा एंजाइम के पृष्ठ पर क्रियाधार जाके संचित हो गया। इसी के लिए हम लिखे थे प्रथम पद में कि एंजाइम क्रियाधार संकुल, यही है एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है। और दूसरा पद में हम लोग लिखेंगे कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का विघटन हो जाता है या अपघटन हो जाता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल का विघटन या अपघटन, जो लिखिए। अब देखिए इसमें भी इसके नाम से ही मालूम है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल जो प्रथम पद में बना वो टूट जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, और ये जो क्रियाधार है ये उत्पाद में बदल जाएगा। क्रियाधार में अगर परिवर्तन कर देगा एंजाइम तो वो किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। एंजाइम यही तो करता है, जो क्रियाधार रहता है उसमें कुछ परिवर्तन ला देता है, तो परिवर्तन लाने के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल जो बना था वो विघटित हो जाएगा। देखिए हम ऐसे दिखा रहे हैं।
ये है एंजाइम क्रियाधार संकुल, ये विघटित हो जाता है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, पी का मतलब प्रोडक्ट, और एंजाइम जैसे था वैसे ही बाहर हो जाता है। तो ये उत्पाद हुआ, और ये एंजाइम क्रियाधार संकुल है लिखा हुआ। ये ई का मतलब एंजाइम, एस का मतलब क्रियाधार, ये है क्रियाधार और ये है एंजाइम। एंजाइम का पहला लेटर ई है, इसलिए ई का मतलब एंजाइम, एस का मतलब क्रियाधार, दोनों मिलके एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाया। और दूसरा पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल विघटित होकर उत्पाद और एंजाइम में बदल जाता है। एंजाइम अलग हो जाएगा, क्रियाधार उत्पाद में बदल जाएगा। तो एक हेडिंग दे दीजिए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। आज आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, डरे हुए लग रहे हैं। यही तो देखिएगा आप लोग, ये आज ही इसको डाल दिया जाएगा, आपको लगेगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन लगभग दोनों बराबर ही हैं। हाँ, थोड़ा सा होता है, अंतर थोड़ा होगा। जो ऑफलाइन क्लास कर रहा है तो उसमें थोड़ा फीलिंग दूसरे टाइप का होता है, ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में आपका पढ़ाई बाधित नहीं हो, नहीं रुके, तो मान लीजिए 100% नहीं, अगर 90% भी कवर करते हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है। किसी भी मतलब चीज़ का जो परीक्षण किया जाता है वो विपरीत परिस्थिति में, तो स्टूडेंट हो टीचर हो, इसका भी परीक्षण विपरीत परिस्थिति में ही होता है। कौन टीचर स्टूडेंट के लिए कितना सजग है, कितना वो सोचता है, ये सब इसी विपरीत परिस्थिति में निकल कर आगे आता है। अब देखिए, इस परिस्थिति में भी हम लोग का सोच ये है कि आप लोगों का पढ़ाई बाधित नहीं हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास स्टूडेंट है, वो सब स्टूडेंट इस विपरीत परिस्थिति में भी उसका काम नहीं रुके। और यही कारण है कि पिछला साल भी हम लोग ये जो मेहनत किए, उस मेहनत का परिणाम है कि आज पूरे दलसिंह सराय में आप लोग जानते होंगे 1 नंबर पर इसी कोचिंग के का स्टूडेंट का नंबर है 442 नंबर, आप लोग जानते हैं। जबकि और सब के तुलना में इस कोचिंग को अगर देखिए तो एकदम नया है। एक ही साल के अंदर में ये कोचिंग 2 बार लॉकडाउन देख चुका है। 2 जनवरी 2020 को इस कोचिंग का ओपनिंग हुआ था, और सोचिए आज कितना तारीख, ये अप्रैल चल रहा है, तो 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 1 साल 2-3 महीना हुआ है। लेकिन इतना ही समय में ये कोचिंग 2 बार भयंकर लॉकडाउन को देखा है। तो तब इतना मतलब चीज़ होने के बाद भी अगर ये 1 नंबर पर आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर सही सलामत ये कोचिंग चले तो स्टूडेंट का भविष्य बहुत अच्छा यहाँ हो जाएगा। तो वैसे नहीं होता है, हवा में नहीं होता है। लोग जिस लापरवाही से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर स्पेशली हम बात करेंगे, जिस लापरवाही से पढ़ाते हैं, जिस मानसिकता के साथ पढ़ाते हैं, उसमें बेटर रिजल्ट का, अच्छे रिजल्ट का बहुत दूर दूर तक गुंजाइश नहीं रहता। तो हम लोगों का, आप लोगों का ये मेहनत है, आप लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, और उसी का परिणाम जब रिजल्ट आता है तो हम लोगों को भी थोड़ा संतुष्टि मिलता है कि इतना जो मेहनत की है उसका हम लोगों को फल मिला, स्टूडेंट अच्छा किया। तो आप लोगों को के समय में भी वही हो रहा है। लेकिन हम लोग भी ठान लिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो भी स्टूडेंट हम लोगों के पास है उस पर मतलब कम से कम इस लॉकडाउन वगैरह सब का प्रभाव पड़े। इसी के लिए ये सब व्यवस्था और इतना रिस्क हम लोग लेकर भी आप लोगों को पढ़ा रहे। तो क्या दिए हेडिंग, एंजाइम क्रियाधार, क्या लिखे हैं, एंजाइम उत्प्रेरण का, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, नीचे एरो दे के लिखे। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को 2 पदों में समझा जा सकता है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को 2 पदों में समझा जा सकता है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को 2 पदों में समझा जा सकता है।
दो पदों में समझा जा सकता है। दो पदों में समझा जा सकता है। नीचे पद फर्स्ट करके यही हेडिंग दीजिए। पहला पद, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। बोर्ड पर लिखा हुआ है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। इसमें नीचे एरो देख के लिख लीजिए। इस पद में एंजाइम के पृष्ठ पर, इस पद में एंजाइम के पृष्ठ पर, एंजाइम के पृष्ठ पर क्रियाधार, एंजाइम के पृष्ठ पर क्रियाधार संचित होता है। एंजाइम के पृष्ठ पर क्रियाधार संचित होता है, जिसके कारण एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है। जिसके कारण एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है। 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 उसके नीचे यही ऐसे ही दिखा दीजिए, E प्लस S, उधर E और S के बीच में बॉन्ड दिखा है, तो ये एंजाइम क्रियाधार संकुल है। समझे हैं हम लोग, केवल नोट कर लीजिए, दिखा दीजिए। जो भाषा लिखे हैं उसी को इस तरीके से दिखाए। लिख लिए? पद सेकेंड करके फिर हेडिंग दीजिए, एंजाइम क्रियाधार संकुल का विघटन। दूसरा पद में लिखा हुआ है कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का विघटन। एंजाइम क्रियाधार संकुल का विघटन। इसमें नीचे एरो देख के लिखिए। इस पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल, इस पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम क्रियाधार संकुल विघटित होकर उत्पाद तथा एंजाइम देता है। विघटित होकर उत्पाद तथा एंजाइम देता है। विघटित होकर उत्पाद तथा एंजाइम देता है। उसके नीचे ये दिखा दीजिए, ES, ये क्या है? एंजाइम क्रियाधार संकुल है। इस पूरा को एक साथ वहाँ लिखा हुआ है, एक बार लिख चुके थे इसलिए हम यहाँ नहीं लिखे। ऐसे लिखे हैं तो वो वही वाला होगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल। हो गया? ई का मतलब भी यहाँ क्या? एंजाइम। P ये उत्पाद है, पहले से जानते हैं, और ये वही है एंजाइम क्रियाधार संकुल। तो एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा लिखना नहीं है, केवल दिखा देना। अब देखिए, अभी आपको बताया कि ये क्रियाधार कोई नया चीज नहीं है, अभिकारक को ही कहा जाता है क्रियाधार।
एंजाइम उत्प्रेरण में अभिकारक को क्रियाधार के नाम से जाना जाता है। तो नीचे नोट में लिख लीजिए एक लाइन, एंजाइम उत्प्रेरण में एंजाइम उत्प्रेरण में अभिकारक को क्रियाधार कहा जाता है। एंजाइम उत्प्रेरण में अभिकारक को क्रियाधार कहा जाता है। एंजाइम उत्प्रेरण में अभिकारक को क्रियाधार कहा जाता है। अभिकारक को क्रियाधार कहा जाता है, याद रहेगा। अभिकारक को क्या कहा जाता है? क्रियाधार। जो आप जिसको अभिकारक के नाम से जानते थे एंजाइम उत्प्रेरण में, उसी को क्रियाधार के नाम से लोग जानता है। और देखिए इसमें एक कभी कभी क्वेश्चन मतलब आते रहता है, कहा जाता है एंजाइम क्रियाधार संकुल का जो निर्माण होता है इसको कुंजी और ताला के रूप में वर्णन किया जाता है। कुंजी सुने हैं ना, कुंजी और ताला से इसको तुलना करवाया गया है एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण को। अब ये इसलिए करवाया गया है कि आप लोग जानते हैं अलग अलग ताला का अलग अलग कुंजी होता है, नहीं, अलग अलग ताला का अलग अलग कुंजी होता है। एक ही कुंजी से कई ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। अलग अलग ताला का अलग अलग कुंजी होता है। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग अभिकारक के लिए या चाहे अलग अलग क्रियाधार के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। एक ही एंजाइम सभी क्रियाधार को उत्पाद में नहीं बदल सकता, तो अलग अलग क्रियाधार के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अलग अलग ताला के लिए अलग अलग कुंजी होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ताला और कुंजी जैसे होता है तो उसमें एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण में किसको हम लोग कुंजी से तुलना कर सकते हैं और किसको ताला से तुलना कर सकते हैं? तो सोच के आप लोग बताइए। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल का जो निर्माण होता है इसमें किसको हम लोग कुंजी कहेंगे, किसको ताला कहेंगे? हालांकि कहेंगे नहीं, उससे तुलना करवाया जा रहा है। एंजाइम को कुंजी से तुलना करवाएंगे कि ताला से? कुंजी से। एंजाइम को कुंजी से तुलना किया गया है और क्रियाधार को ताला से तुलना किया गया है। जिस प्रकार से अलग अलग ताला का अलग अलग कुंजी होता है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग क्रियाधार का अलग अलग एंजाइम होता है। तो नीचे एक लाइन और नोट कर लीजिए। नोट में ही अगर वो मतलब नोट में ही लिखना है उसको 1 नंबर कर दीजिए या 2 नंबर में नीचे लिख लीजिए। नोट में 2 पॉइंट अभी लिखा है इंपॉर्टेंट। एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण को एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण को एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण को कुंजी और ताला एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण को कुंजी और ताला के रूप में वर्णन किया जाता है। कुंजी और ताला के रूप में वर्णन किया जाता है। कुंजी और ताला के रूप में वर्णन किया जाता है। कुंजी और ताला के रूप में वर्णन किया जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपको ये समझना है कि एंजाइम को कुंजी से तुलना किया गया जबकि क्रियाधार को ताला से तुलना किया गया। जिस प्रकार से अलग अलग ताला का अलग अलग कुंजी होता है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग क्रियाधार का अलग अलग एंजाइम होता है। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि हम लोग समझे और बहुत आसान भी है। 2 पदों में इसको समझा जाता है। दोनों पद हम लोग लिखे। पहला पद बताए थे कि इसमें एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है। इस पद में एंजाइम के पृष्ठ पर कौन जाके संचित होता है? क्रियाधार। एंजाइम के पृष्ठ पर क्रियाधार संचित होगा और फिर हम लोग जब संचित होगा तो क्या बनेगा? एंजाइम क्रियाधार संकुल। तो दूसरा पद में उसी एंजाइम क्रियाधार संकुल का विघटन हो जाता है, मतलब वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, क्रियाधार में परिवर्तन आएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। तो 2 पदों में हम लोग समझे। तो इस तरीके से
उत्प्रेरक से संबंधित जितना भी इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। उत्प्रेरक हम लोग हेडिंग दिए थे ना, तो एंजाइम भी उत्प्रेरक की तरह ही है। एंजाइम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और एक दो पॉइंट इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर अलग अलग आकार का छिद्र पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब छिद्र का आकार सभी एंजाइम पर एक ही जैसा होगा। अलग अलग एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर अलग अलग आकार का छिद्र पाया जाता है। याद रहेगा, अलग अलग एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर अलग अलग आकार का छिद्र पाया जाता है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है, नोट में ही तीसरा नंबर में इसको नोट कर लीजिए। अलग अलग एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर अलग अलग आकार का छिद्र पाया जाता है। अलग अलग एंजाइम अणुओं के पृष्ठ पर अलग अलग आकार का छिद्र पाया जाता है। अलग अलग आकार का छिद्र पाया जाता है। छिद्र या चाहे रंध्र सब एक ही चीज है, छिद्र पाया जाता है। इसमें एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा था कि एंजाइम की वीमा क्या होती है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि एंजाइम की वीमा कोलाइडी रेंज की होती है। कोलाइड हम लोगों को पढ़ना है इसी चैप्टर में, बताएंगे आपको। कोलाइड, पायस, निलंबन, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। पूछता है क्वेश्चन, तो आप अभी केवल याद रखिए कि एंजाइम की वीमा अगर कोई पूछ दे क्या होता है, तो आप कहिएगा उसका वीमा कोलाइडी रेंज का होता है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि कोलाइड के अणुओं का जो आकार होता है लगभग वही आकार एंजाइम के अणुओं का भी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है एंजाइम की जो वीमा होती है, जो उसका डायमेंशन होता है, वो कैसा होता है, कोलाइड के जैसा। एंजाइम की वीमा कोलाइड के रेंज की होती है। कोलाइड एक प्रकार का विलियन है, बताएंगे अगले ही क्लास में शायद आ जाएगा। कोलाइड, निलंबन, पायस, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो नोट में कैठो पॉइंट हो, 3। लास्ट पॉइंट 4 नंबर में, इसको भी नोट कर लीजिए। एंजाइम की वीमा, एंजाइम की वीमा कोलाइडी रेंज की होती है। एंजाइम की वीमा कोलाइडी रेंज की होती है। कोलाइडी रेंज की होती है। कोलाइडी रेंज की होती है। इसका क्या मतलब समझिएगा। रेंज इंग्लिश शब्द है, उससे घबराना नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि एंजाइम का आकार कोलाइड के अणुओं के आकार के लगभग बराबर होता है। इसका बस यही मतलब हुआ कि कोलाइड में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आकार भी आपको लिखाएंगे कि उसके अणु का आकार कितना होता है, कितना से कितना के बीच रहता है। लगभग एंजाइम अणुओं का आकार भी उसी के बीच रहता है। इसलिए कहा जाता है एंजाइम की वीमा कोलाइडी रेंज की होती है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को अलग से पढ़ना है वही कोलाइड वगैरह सब के बारे में। तो कोलाइड ही इसमें मतलब मुख्य रूप से बचा हुआ है। इसी में हम लोग अलग अलग विलियन भी, जैसे निलंबन वगैरह सब भी चर्चा करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा उसका चर्चा कर देते हैं, अगले क्लास में उसको लिखा देंगे। कोलाइड हम लोग किसको कहें, एक मतलब टॉपिक ही है, देखिएगा बुक वगैरह सब में भी लिखा रहता है कोलाइड। कोलाइड क्या है, कभी कभी पूछता है कि कोलाइड क्या, उसका परिभाषा लिखना होगा, उससे संबंधित बहुत सारा चीज़ पूछ सकता है। तो पहले आप एक हेडिंग दे दीजिए ताकि हमको अगले क्लास में ध्यान रहे कि कोलाइड चल रहा है। एक हेडिंग दे दीजिए, कोलाइड। कोलाइड COLLOID, कोलाइड। कोलाइड। और देखिए समझिए, इसका थोड़ा सा हम आज चर्चा कर देते हैं, अगले क्लास में लिखा देंगे। कहा जाता है कि जब किसी विलायक में घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी विलायक में किसी घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है
तो वास्तविक घोल बनता है, जिसको हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। चैप्टर ही पढ़े हम लोग विलयन, तो विलयन या उसी को वास्तविक घोल भी कहा जाता है। वास्तविक घोल का भी मतलब वही विलयन होता है। तो जब किसी विलायक में घुलनशील पदार्थ को मिलाया जाए, मतलब उस पदार्थ को मिलाया जाए जो घुल जाता हो विलायक में, तो क्या बनता है? विलयन बनता है। विलयन में जो कण होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा। 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के रेंज का वो आकार होता है। तो सोच सकते हैं 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, नहीं माइनस लगा हुआ है पावर में, 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है। और सोचिए अगर 10 का पावर -7 सेंटीमीटर या 10 का पावर -8 सेंटीमीटर ये सब होगा, तो क्या वो नग्न आँखों से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता है। इसीलिए विलयन में आप देखिएगा तो विलय का जो कण होता है वो दिखाई नहीं देता है। कहा जाता है वास्तविक घोल अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का मतलब ये है कि अगर उसको कुछ देर तक स्थिर छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि विलायक और विलय दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण, पानी और चीनी को मिलाइए, तो क्या सुबह में अगर पानी चीनी को मिला के आप शरबत बनाए हैं और उसको स्थिर छोड़ दिया जाए शाम तक, तो क्या शाम में चीनी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा होगा। मतलब हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जो वास्तविक घोल होता है वो कैसा होता है? अस्थाई होता है, अस्थाई माना जाता है उसको। उसमें जो पदार्थ आप घुलाए हैं वो विलायक के अणु के साथ हमेशा निलंबित रहता है। निलंबित रहने का मतलब उसमें मतलब उससे जुड़ा हुआ रहता है, उससे लटका हुआ रहता है। विलायक के अणु से विलय का अणु एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन फिर उसी प्रकार से दूसरे तरफ हम लोग अगर सोचें, जैसे अभी हम लोग विलायक में क्या मिलाए थे? घुलनशील पदार्थ। तो अगर किसी विलायक में आप अघुलनशील पदार्थ को मिलाइए, उस पदार्थ को मिलाइए जो नहीं घुलता है, तो वास्तविक घोल इस बार नहीं बनेगा। उसको कुछ देर तक मिलाइएगा, जब तक मिलाइएगा तब तक वो विलायक के साथ रहेगा। लेकिन जब ये आप मिलाना छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। नहीं, अगर किसी विलायक में अघुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो कुछ देर तक वो पदार्थ विलायक अणुओं के साथ रहता है, लेकिन उसके बाद वो साथ नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिक्षेपण होता है, मतलब विलायक में अघुलनशील पदार्थ का इस प्रकार का जो परिक्षेपण या वितरण होता है कि कुछ देर तक साथ रहे फिर उसके बाद अलग हो जाए, तो इस प्रकार के विलयन के लिए एक शब्द है निलंबन। इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है? निलंबन। तो याद रखिए कि विलायक में अघुलनशील पदार्थ को मिलाने से निलंबन बनता है। निलंबन अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा? अस्थाई होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हो रहा है, विलायक अलग हो जा रहा है, विलय अलग हो जा रहा है। तब आप लोग सोचिएगा कि सर एक ठो उदाहरण मतलब इस टाइप का क्या होगा? विलयन का तो बहुत सारा उदाहरण आप लोग जानते हैं, निलंबन का उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण दिया जाता है कि तेल और जल का मिश्रण। तेल और जल को एक दूसरे के साथ अगर मिला दीजिएगा, तो मिलाइएगा जिस समय, उस समय दोनों एक दूसरे के साथ रहता है, समान रूप से एक दूसरे में वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन अगर मिलाना आप छोड़ दीजिएगा उसको, तो क्या वो उसमें रहेगा? नहीं, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो तेल और जल का मिश्रण क्या है? एक प्रकार का निलंबन है। तेल और जल का मिश्रण निलंबन का बहुत अच्छा उदाहरण है। या चाहे नदी में मटमैला जल कहा जाता है। तो नदी में मटमैला जल जो होता है वो कुछ देर तक अगर स्थिर हो जाए, तो क्या वो मिट्टी उस जल के साथ रहेगा? नहीं रहेगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, जल ऊपर हो जाएगा, जल साफ हो जाएगा। तो नदी में मटमैला जल, तेल और जल का मिश्रण, हवा में धुआं। हवा में अगर धुआं रहता है तो हमेशा वो नहीं रहता है, दोनों एक दूसरे से वो अलग हो जाता है। तो ये सब निलंबन का कुछ उदाहरण माना जाता है। लेकिन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर आप हेडिंग दिए हैं कोलाइड, पता नहीं क्या क्या चर्चा कर गए, वास्तविक घोल बता दिए, निलंबन बता दिए, कोलाइड बता ही नहीं रहे। नहीं, तो इसी दोनों के आधार पर कोलाइड का परिभाषा होता है।
वास्तविक घोल और निलंबन अगर समझ गए हैं तो इसको समझना आसान होता है। कहा जाता है कि यदि किसी विलायक में जो पदार्थ आप घुलाए तो उसके कणों का आकार वास्तविक घोल और निलंबन के कणों के आकार के बीच होता है। अगर विलयन में जो विलय है उसके कणों का आकार वास्तविक घोल और निलंबन के कणों के आकार के बीच हो तो तब उस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है? कोलाइड। तो अभी आपको बताए हैं कि वास्तविक घोल में कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच, नहीं 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच। निलंबन के कणों का आकार होता है 10⁻³ सेंटीमीटर। कितना? 10⁻³ सेंटीमीटर या इससे भी बड़ा होता है, मतलब कम से कम 10⁻³ सेंटीमीटर होगा, इससे बड़ा हो सकता है। तो आप बताइए तो इस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा? 10⁻⁸ बड़ा है कि छोटा? ये छोटा है, और जबकि ये बड़ा है। तो देख रहे हैं निलंबन के कणों का आकार वास्तविक घोल के कणों के आकार से बड़ा होता है, लेकिन कोलाइड के कणों का आकार इस दोनों के बीच में रहता है। मतलब निलंबन के कणों के आकार से छोटा और वास्तविक घोल के कणों के आकार से बड़ा। नहीं, कोलाइड के कणों का आकार होता है। तो अगर मतलब पदार्थ के कणों का आकार इस दोनों के बीच में हो तो तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। तो देखिए 3 चीज़ अभी हम लोग समझे। पहला समझे वास्तविक घोल, दूसरा समझे हैं निलंबन, सुमन सर, वास्तविक घोल, दूसरा समझे हैं निलंबन, और तीसरा कोलाइड। तो आज हम सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में समझाए हैं, और अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इसको फिर से एक बार चर्चा करके और उसके बाद आपको लिखा दें। तो इतना रखते हैं।